हेलो फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं की इस कड़ी में मैं आपको आज न्याय की संकल्पना के बारे में बताने जा रहा हूं। न्याय क्या होता है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज का आधार ही न्याय है। यदि न्याय व्यवस्था न हो तो हमारी सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। और न्याय होने के लिए इस समाज में कानून का होना आवश्यक होता है। जिस समाज में या जिस राज्य में कानून नहीं होता है वहाँ हम न्याय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कानून के बिना हम न्याय की धारणा को विकसित नहीं कर सकते हैं। और न्याय सबको समान स्थिति में लाने के लिए कानून का होना जरूरी होता है। यदि किसी समाज में किसी राज्य में कानून नहीं है या समाज में कानून नहीं है या सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था कानून के सहारे नहीं चलती है तो उस समय अराजकता व्याप्त हो जाएगी। हमारे समाज में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। ये जो न्याय है यह राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य पहलू है। हम राजनीतिक सिद्धांत में या राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत न्याय की संकल्पना को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, क्योंकि इसी न्याय से सामाजिक न्याय की अवधारणा का विकास हुआ है। ये जो न्यायिक व्यवस्था है तो यह जो न्याय व्यवस्था है यह कानून के भरोसे चलती है। जैसा कि लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि यदि किसी समाज में न्याय का दीपक बुझ जाए तो कितना घना अंधेरा होगा इसकी कल्पना करना मुश्किल है। तो इस तरह से न्याय के द्वारा हम समानता की स्थापना कर सकते हैं, स्वतंत्रता की स्थापना कर सकते हैं, बंधुत्व की स्थापना कर सकते हैं। और न्याय के द्वारा हम न्याय व्यवस्था को स्थापित करके हम सामाजिक समरसता ला सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। तो ये जो न्याय शब्द है यह अंग्रेजी भाषा जस्टिस का हिंदी रूपांतर है। जस्टिस का हिंदी रूपांतर है। और ये जो जस्टिस शब्द बना है यह लैटिन भाषा के जस से बना है। लैटिन भाषा के जस से बना है। जस जिसका अर्थ होता है, इस जस का अर्थ होता है बांधना या जोड़ना। जस का अर्थ क्या होता है? बांधना या जोड़ना। इस तरह से किसी भी व्यवस्था में लोगों को बांधना क्या है? न्याय है। हम कोई भी व्यवस्था करते हैं उस व्यवस्था के अनुरूप सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करते हैं, वही न्याय होता है। तो ये जो न्याय की संकल्पना है यह न्याय की संकल्पना विभिन्न विद्वानों के द्वारा समय समय पर विकसित की जाती रही हैं। और मैं आप लोगों को प्राचीन समय की जो अवधारणा है, मध्यकाल की जो अवधारणा है और आधुनिक युग की जो अवधारणा है इस विषय में अवगत कराऊंगा कि समय समय पर विभिन्न विद्वानों के विचार क्या रहे हैं। जैसा कि हम प्राचीन समय में जानते हैं कि प्राचीन समय में कानून नहीं था, कानून नहीं था, हस्तलिखित कानून का अभाव था। यानी कि कानून जो है वह किसी संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा तैयार नहीं किया गया था। जो परंपराएं थी, जो धर्म थे, रीति रिवाज थे, सामाजिक आचरण था, वही कानून होता था और सभी लोग उसी का पालन करते थे। सामाजिक आचरणों के अनुसार सभी लोग आचरण करते थे। यानी जो सामाजिक मर्यादाएं होती थी, समाज की परंपराएं होती थी, जो धर्म होते थे, रीति रिवाज, इन्हीं का वह पालन करते थे। तो इस तरह से जो सामाजिक रीति रिवाज का पालन ज्यादा करता था वह अधिक न्यायी हो सकता था, वह अधिक न्यायी होता था। यानी कि न्याय की व्यवस्था जो थी वह सद्गुण पे आधारित थी। जैसा कि प्लेटो कहता है कि सद्गुण ही न्याय है। यदि मनुष्य के अंदर सद्गुण है तो वह न्यायी व्यक्ति हो सकता है। न्याय जो थी वह सद्गुणों पर आधारित थी, वह धर्म पर आधारित थी और परंपराओं पर आधारित थी। यानी कि यही सब सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार थे। जो भी समाज में कोई भी व्यक्ति गलती करता था या त्रुटियां करता था तो उसको सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप ही दंड दिया जाता था। हम देख सकते हैं कि हमारे भारतीय परंपरा में भी न्याय में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। प्राचीन समय में वैदिक काल ले सकते हैं, ऋग्वैदिक काल ले सकते हैं कि सबको धर्म के अनुसार आचरण करना होता था। जो धर्म से विमुख होता था उसको दंडित किया जाता था। तो न्याय क्या था?
वह जो हमारे धार्मिक मान्यताएं थी उन्हीं का पालन करना, उन्हीं के अनुरूप आचरण करना। हम अपने जीवन शैली को उसी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने जीवन शैली को विकसित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही हम आचरण करें, वही हम तब हम न्यायी हैं और सभी लोग न्यायी हैं। यानी कि किसी को अहित न पहुंचे, किसी को किसी प्रकार का दुख न पहुंचे, मनुष्य और मनुष्यों के द्वारा किसी प्रकार का हानि न हो। यदि हानि होता है तो उस हानि के लिए या क्षतिपूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के दंडिक व्यवस्था का वर्णन हमारे धर्मशास्त्र में किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जो था, हम न्याय को सद्गुणों पर आधारित मान सकते हैं, धर्म पर आधारित मान सकते हैं, परंपराओं पर आधारित मान सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो न्याय का मुख्य सरोकार है वह किससे है? सामाजिक न्याय से है। हम वर्तमान में सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जब हम न्याय का नाम लेते हैं तो सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वह हमारे जेहन में गूंजता है, हमारे मस्तिष्क में गूंजता है सामाजिक न्याय। व्हाट इज सोशल जस्टिस? ये सोशल जस्टिस क्या है? यानी कि समाज के सभी वर्गों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार किया जाए, समानतापूर्ण व्यवहार किया जाए और सभी लोगों को अधिकार प्राप्त हो, स्वतंत्रताएं प्राप्त हो। जो समाज के दुर्बल वर्ग हैं उनको कुछ विशेष रियायतें दी जाएं। यह क्या है? यही सामाजिक न्याय है। जैसा कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है ना, अनुच्छेद 15 में कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जात के आधार पर भेदभाव से प्रतिषेध। धर्म, मूल, वंश, लिंग, जात के आधार पर भेदभाव से प्रतिषेध, यानी कि इन आधारों पर भारतीय संविधान के अंतर्गत लोगों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। चाहे वह किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी वंश के हों, निवास स्थान उनका यूपी हो या बिहार हो, या वह स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, उनको सुविधा देने में, लाभ देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और हमारे भारत अनुच्छेद 15 में ही स्त्रियों के लिए कुछ विशेष रियायतों की व्यवस्था की गई है और बच्चों के लिए कुछ विशेष रियायतों की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 16 में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि ताकि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ताकि जो असक्षम वर्ग हैं या जो दुर्बल वर्ग हैं, वह भी समानता की स्थिति में आ सकें। तो इस तरह से वर्तमान समय में हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो वर्तमान समय में जो सामाजिक न्याय, उसका बहुत कॉन्सेप्ट है या न्याय के प्रकार भी बहुत सारे हैं, जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम आते हैं न्याय के ऐतिहासिक विकास में, या पूर्व में जितने भी विद्वान हैं उन पूर्व में विद्वानों के विचार, यानी कि प्राचीन विद्वान क्या कहते हैं न्याय के बारे में। प्राचीन विद्वान, प्राचीन विद्वानों में सबसे पहला नाम आता है प्लेटो का आता है। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। प्लेटो के पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक में उसने न्याय के सिद्धांत का वर्णन किया है, विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। प्लेटो न्याय की अवधारणा का खोज करता है और वह विभिन्न लोगों से पूछता है। उसमें प्राचीन यूनान में जो भी परंपराएं प्रचलित थी, न्याय की परंपराएं प्रचलित थी, तो प्लेटो 3 प्रकार की परंपराओं का खंडन करता है। एक परंपरावादी सिद्धांत, दूसरा उग्रवादी सिद्धांत, तीसरा व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक कौन है? सेफलस और उसका पुत्र पोलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, ग्लाका। ये विभिन्न जो सोफिस्ट हैं, यह इन सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं। तो इस तरह से प्लेटो प्राचीन न्याय अवधारणा का खंडन करता है। वह लोगों से पूछता है न्याय क्या है, व्हाट इज जस्टिस, लेकिन लोग उसके क्वेश्चन का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं। जैसे कि पोलीमार्कस कहता है, सेफलस कहता है कि किसी भी व्यक्ति का ऋण चुकाना ही न्याय है। वहीं पोलीमार्कस कहता है कि शत्रु के साथ शत्रुता करना और मित्र के साथ मित्रता करना ही न्याय है। थ्रेसिमेकस कहता है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। वहीं ग्लाका कहता है कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और एक भय का शिशु है। तो प्लेटो इनके बातों से असहमत होता है, सहमत नहीं होता है।
और जब वह विभिन्न विद्वानों से न्याय के बारे में विश्लेषण कर लेता है, पूछताछ कर लेता है, इंक्वायरी कर लेता है, लोगों के ज्ञान का परीक्षण कर लेता है, फिर वह अपना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करता है। वह कहता है, वह समाज को 3 वर्ग में बांटता है: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। जिस तरह से मनु ने वर्ण व्यवस्था का विभाजन किया है, इसी तरह से प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है। वह कहता है कि जिनके अंदर विवेक की प्रधानता होती है, वह शासक वर्ग है। जिनके अंदर साहस की प्रधानता होती है, वह सैनिक वर्ग है। और जिनके अंदर तृष्णा या भूख की प्रधानता होती है, वो उत्पादक वर्ग है। प्लेटो समाज में 3 वर्ग मानता है। इस समाज को 3 वर्गों में विभाजित करता है। वह कहता है जिसके अंदर हालांकि विवेक, साहस और तृष्णा यह सभी व्यक्तियों में हो सकता है, लेकिन यह देखा जाता है किसकी मात्रा सर्वोत्तम है। तो जिसमें विवेक की मात्रा अधिक होती है वो शासक बनने योग्य होता है, और जिसमें साहस की मात्रा अधिक होती है वो सैनिक बनने योग्य है। और जिसमें तृष्णा या भूख या क्षुधा, इसको हम क्षुधा भी कह सकते हैं, क्षुधा की मात्रा अधिक होती है, वो उत्पादक वर्ग में सम्मिलित करता है, यानी कि वह उत्पादक वर्ग में शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह से प्लेटो समाज को 3 वर्गों में विभाजित करता है: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। अब प्लेटो यहाँ कहता है कि इन सभी वर्गों को अपना अपना कार्य करना चाहिए। शासक वर्ग का कार्य है कि वह केवल शासन का कार्य करे, नीतियां बनाए। सैनिक वर्ग का कार्य है कि वह केवल देश की सुरक्षा करे, समाज की चोर डाकुओं से रक्षा करे। उत्पादक वर्ग का कार्य है कि वह अधिक से अधिक उत्पादन करे, क्योंकि उत्पादन का कार्य इन 2 वर्गों का नहीं है, उत्पादन का कार्य केवल इन्हीं वर्गों का है, और वह सभी अपना अपना कार्य करें। तो जब सभी लोग अपना अपना कार्य करेंगे तो समाज में न्याय व्यवस्था स्थापित हो सकती है। यानी कि प्लेटो कहता है कि समाज में जो भी 3 वर्ग हैं, वह तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हुए एक दूसरे के कार्यों में इंटरफियर न करें, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, तभी हमारे समाज में न्याय की स्थापना हो सकती है। तो इस तरह से प्लेटो के न्याय का जो सिद्धांत है वह अहस्तक्षेप का सिद्धांत है, श्रम विशेषीकरण का सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत है। तो प्लेटो के जो सिद्धांत हैं यह आदर्शवादी सिद्धांत हैं, और यह वर्तमान समाज में प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं। दूसरा नाम आता है अरस्तु का। दूसरा नाम किसका आता है? अरस्तु का। अरस्तु ने भी न्याय की संकल्पना का प्रतिपादन किया है, न्याय को विकसित किया है। अरस्तु ने 2 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया है। पहला न्याय है वह वितरणात्मक न्याय की बात करता है, वितरणात्मक न्याय। दूसरा है सुधारात्मक या प्रतिवर्ती न्याय। यानी कि 2 प्रकार के न्याय की बात करता है। कौन करता है? अरस्तु करता है। अब यहाँ अरस्तु का जो न्याय व्यवस्था है वह भी, चूंकि अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का जनक करते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं, और राजनीति को उसने सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा भी दी है अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा भी दी है। तो इस तरह से अरस्तु कहता है कि समाज में न्याय के 2 आधार देखने को मिलते हैं। पहला है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक या प्रतिवर्ती न्याय। तो ये जो वितरणात्मक न्याय है यह किसका विषय है? ये विधायन का विषय है, यह विधायक का विचार क्षेत्र है। इसमें जो लोग कानून बनाते हैं यह उनका क्षेत्र है और उनको इसका पालन करना चाहिए। यानी कि सामाजिक सुविधाएं, पद, लाभ इत्यादि वितरण करते समय ध्यान देना चाहिए, लोगों की योग्यता का ध्यान देना चाहिए। वितरणात्मक न्याय जो है वह लोगों के सम्मान और लोगों को सम्मान और धन संपदा का वितरण जो होना चाहिए वह योग्यता के आधार पर होना चाहिए, योग्यता के अनुसार होना चाहिए। यानी कि जो भी लोगों को पुरस्कार देता है, सम्मान देता है, राजनीतिक पद देता है, तो वह राज्य को यह देखना चाहिए कि कौन इसके योग्य है, कौन इसके योग्य नहीं है।
प्लेटो अरस्तु कहता है कि राज को यह देखना चाहिए जो जितना अधिक योग्य है, जो जितना अधिक समाज की सेवा करता है, राज्य की सेवा करता है, उसको वो उसके अनुपात के आधार पर, इसको हम अनुपातिक न्याय भी कर सकते हैं, उसको अनुपात के आधार पर उसको सबसे अच्छा पद देना चाहिए, सबसे ज्यादा पुरस्कार देना चाहिए। यानी योग्यता का आधार क्या होना चाहिए? लोगों की सेवा होनी चाहिए, लोगों की राजनीतिक सहभागिता होना चाहिए, और समाज को यह देखना चाहिए कि कौन कौन इस योग्य हैं, तो उनको योग्यता के अनुसार उनको यह न्याय देना चाहिए। ऋणात्मक न्याय का सिद्धांत है, हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू कर सकते हैं। राज्य के द्वारा जो विभिन्न पुरस्कारों का वितरण किया जाता है वह योग्य लोगों को ही किया जाता है, जैसे कि भारत रत्न, परमवीर चक्र, अर्जुन पुरस्कार, खेल से संबंधित जितने पुरस्कार हैं, या फिर पद्मश्री, पद्म विभूषण इत्यादि जो विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं, यह लोगों को योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं, और यह देखा जाता है कि कौन उस क्षेत्र में सबसे अधिक सेवा किया है और कौन उस क्षेत्र का सबसे अधिक विद्वान है। तो इस आधार पर भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री वगैरह वगैरह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो इस तरह से योग्यता मानदंड होना चाहिए लोगों को, यानी कि लाभ देने के संबंध में मानदंड क्या होना चाहिए? योग्यता। अब किसी को राजनीतिक पद देना है तो हमें यह देखना चाहिए कि वह राजनीति में कितना अधिक दिनों से सक्रिय है, कितनी अधिक वह कितने अधिक समय तक वह राजनीति में रहा है या देश की सेवा की है, राज्य की सेवा की है। तो इस तरह से प्लेटो वितरणात्मक न्याय की बात करता है। दूसरा है सुधारात्मक न्याय या प्रतिवर्ती न्याय। यह जो सुधारात्मक न्याय है यह किसका विशेष विचार क्षेत्र है? यह न्यायाधीशों का विचार क्षेत्र है। यानी कि अरस्तु कहता है कि सुधारात्मक न्याय या प्रतिवर्ती न्याय ऐसा न्याय होता है जो कि परस्पर लेन देन पर आधारित होता है। व्यक्ति आपस में जो समझौता करते हैं, उनके बीच जो लेन देन होता है और परस्पर सहमति से लेन देन तो कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में उनके बीच मतभेद पैदा हो सकता है। तो जब मतभेद पैदा हो सकता है तो इस स्थिति में न्यायाधीशों के द्वारा निर्णय किया जाना चाहिए। यानी कि अरस्तु कहता है कि जिस व्यक्ति को हानि होती है उसको क्षतिपूर्ति दिया जाना चाहिए, जिस व्यक्ति को हानि होती है उसको क्षतिपूर्ति दिया जाना चाहिए और उस समझौते का पालन कराया जाना चाहिए। यदि कोई समझौते का पालन नहीं करता है तो उसको मुआवजा भी उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से यह प्रतिवर्ती न्याय या सुधारात्मक न्याय है, यह न्याय की बात करता है, यानी कि लोगों के आपसी सामंजस्य की बात करता है। और यह किसका विशेष क्षेत्र बन जाता है? यह किसका विषय बन जाता है? विचार क्षेत्र किसका बन जाता है? न्यायाधीश का बन जाता है। तो इस तरह से हम प्राचीन काल में प्लेटो को देख सकते हैं, अरस्तु को देख सकते हैं, विभिन्न सोफिस्टों को देख सकते हैं। मध्य युग में, मध्यकाल या मध्य युग में हम देख सकते हैं कि संत ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास, संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास के विचारों को ले सकते हैं। जैसा कि संत ऑगस्टाइन कहते हैं कि न्याय सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख विषय है, न्याय को सामाजिक व्यवस्था में बलपूर्वक लागू किया जाना चाहिए। ऑगस्टाइन कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता है वे डाकुओं के झुंड हो जाते हैं, जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता है वह डाकुओं के झुंड रह जाते हैं। और इसी तरह से संत थॉमस एक्विनास भी वह कहते हैं, एक्विनास ने कानूनों का वर्णन किया है, इन्होंने कानून के 4 प्रकार बताए हैं और वह कहते हैं कि न्याय व्यवस्था की स्थापना कानून के द्वारा ही संभव है। न्याय व्यवस्था की स्थापना किसके द्वारा संभव है? कानून के द्वारा संभव है। एक्विनास का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा ही न्याय है। एक्विनास क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा ही न्याय है। यानी कि जो भी व्यक्ति हो उसको उसके अधिकार प्राप्त हो, सबको स्वतंत्रता, सबको समानता, सबको अधिकार, सबको सुविधाएं प्राप्त हो, यही न्याय है। वहीं भारतीय चिंतन में हम जैसे कि भारतीय चिंतन में देख सकते हैं मनु हैं, कौटिल्य हैं और बृहस्पति हैं, आचार्य शुक्र हैं, सोमदेव।
यह भी न्यायिक व्यवस्था का वर्णन करते हैं और यह भी सभी व्यक्तियों के बीच समानता की स्थापना पर बल देते हैं। वहीं कौटिल्य जो है वह दो प्रकार के न्यायालयों की बात करता है। कौटिल्य दो प्रकार के न्यायालयों की बात करता है, एक धर्म अस्थीय और दूसरा कंटक शोधन। ये जो धर्म अस्थीय है यह वर्तमान समय में दीवानी न्यायालय का प्रकार है। कंटक शोधन जो है यह फौजदारी मामलों का फौजदारी न्यायालय के समान है। तो कौटिल्य दो प्रकार की न्यायालयों की बात करता है जहां पर न्यायिक व्यवस्था का निस्तारण किया जाता है, जहां पे विभिन्न समस्याओं विवादों का निस्तारण किया जाता है। वह दो प्रकार के न्यायालय बताता है, एक धर्मस्थी है, दूसरा कंटक शोधन। तो धर्मस्थी न्यायालय में वह संपत्ति संबंधी विवाद होते हैं, पारिवारिक विवाद होते हैं वगैरह जो विवाद होते हैं वह धर्मस्थी, धार्मिक संबंधी विवाद जो होते हैं वह धर्मस्थी न्यायालय में होते हैं। कंटक शोधन में जो विभिन्न प्रकार के जघन्य अपराध किए जाते हैं, अत्याचार किए जाते हैं, उन सभी समस्याओं का निस्तारण जो कंटक शोधन में किया जाता है, यानी कि उन मुकदमों का निस्तारण कहाँ किया जाता है, कंटक शोधन में किया जाता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य की पुस्तक क्या है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। तो कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में विभिन्न अपराध के लिए विभिन्न दंड की व्यवस्था की है। उसने शारीरिक दंड की व्यवस्था की है, आर्थिक दंड की व्यवस्था की है। तो इस तरह से शारीरिक और आर्थिक दंडों की उसने व्यवस्था की है कि कब फांसी दी जानी चाहिए या अंग काटने का प्रावधान किया जाना चाहिए। दंड की और आर्थिक दंड की भी व्यवस्था की गई है कि किसको कितना दंड, किसको कितनी आर्थिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए, यानी किसके ऊपर कितना। जो अपराध करता है तो अपराध की मात्रा के अनुरूप, अपराध की प्रकृति के अनुरूप विभिन्न अपराधियों पर वह आर्थिक जुर्माना जुर्माने का व्यवस्था करता है कि कितने पड़ दिए जाने चाहिए। पड़ यानी कि मुद्रा, कितनी मुद्रा उन लोगों को दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने प्राचीन भारतीय चिंतन में भी न्याय के स्वरूप को देख सकते हैं कि न्याय जो होता था वह धर्म शासित होता था, और जो धर्म शासित होता था सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप होता था। जो भी सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन करता था, जो भी शांति और राज्य के कानून का उल्लंघन करता था, उसको दंडित किया जाता था। आधुनिक युग में सबसे पहले नाम आता है डेविड ह्यूम का। डेविड ह्यूम ने न्याय का उपयोगिता के आधार पर समर्थन किया है। उपयोगिता के आधार पर न्याय का समर्थन किया है। डेविड ह्यूम का कहना है कि न्याय का अर्थ है नियमों का पालन करना है। न्याय का अर्थ क्या है, नियमों का पालन। जो नियम हमारे हित में है, हम उन्हीं नियमों का पालन करें। तो सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र कसौटी मानते हैं। डेविड ह्यूम कहते हैं कि जो सार्वजनिक उपयोगिता होती है वही क्या है, न्याय का एकमात्र आधार है। हमारे न्याय का आधार क्या है, उपयोगिता है। इसी तरह से बेंथम ने भी न्याय का समर्थन उपयोगिता के आधार पर किया है, और बेंथम को उपयोगितावादी विचारक माना जाता है। बेंथम कहता है कि किसी भी न्याय का आधार क्या होना चाहिए, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। अधिकतम यानी कि जो राज्य के द्वारा कानून बने वह उस कानून से लोग अधिक से अधिक सुखी हों, और राज्य ऐसा कानून न बनाए कि लोग दुखी हों। हमारे उपयोगिता का आधार क्या होना चाहिए, हमारे सुख और दुख की मात्रा होना चाहिए। यानी कि जो कार्य हमको आनंदित करते हैं वह कार्य हमें करने चाहिए। जो कार्य हमें दुखी पहुंचाते हैं या जो दुख प्रदान करते हैं या हमें कष्ट पहुंचाते हैं, उन कार्यों से हमें बचना चाहिए। तो राज्य को न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन से कार्य मनुष्य के लिए लाभदायी हैं और कौन से कार्य मनुष्य के लिए हानिकारक हैं। तो इस तरह से बेंथम न्याय का आधार उपयोगिता मानते हैं। जे.एस. मिल भी मानते हैं। जे.एस. मिल भी कहते हैं कि न्याय का आधार क्या है, उपयोगिता है। न्याय का आधार उपयोगिता है। राज्य को वही कानून बनाने चाहिए जिससे कि समाज का विकास हो सके और वह समाज के लिए उपयोगी हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आधुनिक युग में डेविड ह्यूम और बेंथम, जे.एस. मिल ये उपयोगितावादी विचारक हैं। यह न्याय की संकल्पना उपयोगिता के आधार पर करते हैं कि कौन सा कानून हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, उसी कानून का पालन होना चाहिए। जो कानून हमारे लिए अनुपयोगी है उनको समाप्त कर देना चाहिए। न्याय के कॉन्सेप्ट में सबसे प्रसिद्ध नाम आता है जॉन रॉल्स का।
जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। यह जॉन रॉल्स जो था यह अमेरिकी विद्वान था। कहां का था? अमेरिका का था। और इसने एक पुस्तक लिखी, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, द थ्योरी ऑफ जस्टिस की लिखी 1971 में द थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी। और यह हाब्स लॉ के जो प्राकृतिक सिद्धांत हैं उनका समर्थन करता है। जॉन रॉल्स ने हाब्स लॉ के प्राकृतिक सिद्धांतों से या मौलिक स्थिति से प्रेरणा ग्रहण की। और यहाँ लॉ कहता है कि मनुष्य जो विभिन्न समाजों में रहते हैं, विभिन्न जो समाज में रहता है मनुष्य, तो हम उस समाज से उसको अलग करते हैं, क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार की परंपराएं होती हैं, विभिन्न कानून होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। तो इन सभी सामाजिक व्यवस्था से मनुष्य को हम अलग कर दें, यानी कि फिर अगर हम उसको प्राकृतिक अवस्था में लौटा दें, मनुष्यों को फिर प्राकृतिक अवस्था में हम लौटा दें, यानी कि मूल स्थिति में ला दें, मनुष्य को मूल स्थिति में ला दें, तो वह किस प्रकार का व्यवहार करेगा? जब व्यक्तियों को हम फिर प्राकृतिक अवस्था में ला दें, मूल स्थिति में ला दें, तो किस प्रकार का व्यवहार करेगा? तो यहाँ पे जॉन रॉल्स कहता है कि यह मनुष्य अज्ञानता के आवरण में रहते हैं, अज्ञानता के पर्दे में या आवरण में रहते हैं। अतः वह कहता है कि मनुष्य को कुछ नहीं जानकारी होती है, वह ज्ञान होते हैं, वह अनभिज्ञ होते हैं समाज के रीति रिवाजों से, नियम से, कानूनों से, लेकिन उनके अंदर नैतिक भावना रहती है, नैतिक भावना उनके अंदर विद्यमान रहती है, और वह विवेकशील प्राणी भी होता है, जॉन रॉल्स के अनुसार मनुष्य के अंदर नैतिक भावना विद्यमान रहती है, वह विवेकशील प्राणी होता है। तो वह जब समाज में आचरण करता है तो वह हित और अनहित को देखता है। वह अपने लिए तो करता ही है, साथ ही साथ वह यह भी देखता है कि मेरे कृत्यों से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि न हो, और वही कार्य करता है जो उसको लाभ पहुंचाते हों, साथ साथ दूसरों को कष्ट न देते हों। तो इस तरह से प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार आचरण करता है, नैतिक भावनाओं के अनुसार आचरण करता है। तो लेकिन फिर धीरे धीरे जब वह सामाजिक व्यवस्था में आता है तो अपने हिसाब से परंपराएं निर्मित करता है, कानून निर्मित करता है, रीति रिवाज निर्मित करता है, वह सब अपने हिसाब से फिर निर्मित करने लगता है, क्योंकि वह सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक होता है, और सभी लोग उस नियमों का पालन करने लगते हैं, और उस नियमों का पालन करके सामाजिक संतुलन को कायम रखते हैं, सामाजिक शांति को कायम रखते हैं। जो उसका उल्लंघन करता है उसके विरुद्ध उसको दंड दिया जाता है, उसके विरुद्ध उसको सामाजिक रूप से दंडित किया जा सकता है। तो इस तरह से जॉन रॉल्स कहते हैं कि ये तो पूर्व की व्यवस्थाएं हैं, तो मौलिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो न्याय होता है वर्तमान परिपेक्ष में देख सकते हैं। जॉन रॉल्स चूंकि अमेरिकी लेखक था और उसने देखा था कि अमेरिका में कितनी विषमताएं व्याप्त हैं, काले और गोरे यानी कि श्वेत और अश्वेत के मध्य काफी विषमताएं प्राप्त हैं। कुछ ऐसे वर्ग हैं, दुर्बल वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं कि उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वह अमेरिकी समाज का विश्लेषण करता है, विश्लेषण करने के पश्चात अपनी न्याय की धारणा प्रस्तुत करता है। जॉन रॉल्स कहता है कि हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए? समानता मिलनी चाहिए, समानता, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक ये तीन चीज उनको व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होंगे तब तक वो अपना विकास नहीं कर सकते हैं। यानी कि सबको समान रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समान रूप से समानता मिलनी चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, अपना विकास कर सके, चारित्रिक, मानसिक यानी सभी प्रकार का सर्वोत्तम विकास यानी कि सर्वांगीण विकास कर सके। तो राज्य को ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिए कि सभी व्यक्ति समान रूप से अपना विकास कर सकें, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, यानी कि जितनी भी विषमताएं होती हैं उन विषमताओं का अंत किया जाना चाहिए। तो वह कहता है कि सबको तो समानता, स्वतंत्रता और अधिकार दिया जाना चाहिए। दूसरी, विषमता का अंत किया जाना चाहिए। जितनी भी विषमताएं हैं हमारे समाज में, आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता, उस आर्थिक और सामाजिक विषमता का अंत किया जाना चाहिए। तो आर्थिक और सामाजिक विषमता का अंत किया जाना चाहिए और सबको अवसर की उचित समानता दिया जाना चाहिए। तीसरा क्या है? अवसर की समानता, अवसर की समानता।
अवसर, सबको अवसर उपलब्ध किया जाना चाहिए। जहां राष्ट्र कहता है कि न्याय की स्थापना करने के लिए आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध हो, सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रताएं समान रूप से उपलब्ध हो, सभी व्यक्तियों को समान समझा जाए, सभी को अधिकार दिया जाए और जितनी भी आर्थिक और सामाजिक विषमताएं हैं उनका अंत कर दिया जाए। यहाँ पर जान राज करता है कि जो भी है ये सब तो दिया ही जाना चाहिए, लेकिन इन यानी कि सामाजिक समानता की स्थापना करके फिर योग्यता को विकसित किया जाना चाहिए। योग्यता को यानी कि जो जिसके योग्य है उसको उसके योग्यता के आधार पर पद या पुरस्कार प्राप्त करना चाहिए या दिया जाना चाहिए। जान राज करता है कि जैसे हमारे राज्य में पुरस्कार या पदों की संख्या सीमित है। पुरस्कार क्या है? सीमित है, और लेकिन इसको लेने वाले अधिक हैं, लेने वाले यानी कि प्रतियोगी अधिक हैं। तो योग्यता का मानदंड क्या होना चाहिए, यानी कि इसका पुरस्कार देने का मानदंड क्या होना चाहिए? योग्यता होना चाहिए। प्रतियोगी अधिक हैं तो योग्यता होना चाहिए, यानी कि जो जिसके योग्य है उसको वह पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अयोग्य लोगों को पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए। जो अयोग्य लोग हैं उसको पुरस्कारों से वह वंचित करता है। वह कहता है कि पुरस्कारों का पात्र वही, यानी पात्रता का सिद्धांत, जो जिसके पात्र है। इतनी सारी छूट देने के बाद यहाँ पात्रता निर्धारित किया जाना चाहिए। पात्रता निर्धारित किया जाना चाहिए कि जो जिस योग्य है उसको उसकी योग्यता के अनुरूप पद या लाभ दिया जाना चाहिए। तो जॉन रॉल्स तो पात्रता का सिद्धांत विकसित करते हैं और यह 3 प्रकार की बात करते हैं: समानता, स्वतंत्रता और अधिकार और विषमता का अंत। इस तरह से हम देखते हैं कि जॉन रॉल्स की न्यायिक व्यवस्था में इन्होंने जो न्याय का कॉन्सेप्ट विकसित किया है, उन्होंने ये 3 चीजें समाज को तो दी ही हैं, साथ ही साथ इन्होंने लाभ का आधार क्या माना है? योग्यता मानना है। योग्यता माना है कि सभी लोग अपनी योग्यता के अनुसार न्याय को प्राप्त कर सकें, यानी कि योग्यता के अनुसार उस पद को या लाभों को प्राप्त कर सके, यही न्याय है। हम अयोग्य को नहीं दे सकते हैं, अयोग्य को नहीं दे सकते हैं। जॉन रॉल्स की तरह से रॉबर्ट नाजिक भी न्याय का कॉन्सेप्ट विकसित करते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, एनार्की स्टेट 1974, रॉबर्ट नाजिक अपनी पुस्तक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। यह रॉबर्ट नाजिक 2 विचारधाराओं का मिश्रण करते हैं, एक उदारवादी सिद्धांत, दूसरा अराजकतावादी सिद्धांत। उदारवादी और दूसरा अराजकतावादी। रॉबर्ट नाजिक ने अपनी पुस्तक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में हकदारी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। हकदारी सिद्धांत इसको हम कहते हैं, यानी कि जिसका जो हक है उसको वह मिलना चाहिए। और चूंकि यहाँ पे रॉबर्ट नाजिक लाक से प्रेरित हैं, लाक ने जो सिद्धांत दिया था संपत्ति का सिद्धांत, जॉन लाक ने, तो लाक से प्रेरित होते हैं रॉबर्ट नाजिक। क्योंकि लाक कहता है कि मनुष्य संपत्ति स्वयं बनाता है। संपत्ति कैसे बनती है? जब प्राकृतिक वस्तु में व्यक्ति अपना श्रम आरोपित कर देता है तो वह व्यक्ति की संपत्ति हो जाती है। तो लोगों की संपत्ति छीननी नहीं चाहिए। तो लाक कहता है कि व्यक्ति को 3 प्रकार के अधिकार मिलते हैं: एक स्वतंत्रता का अधिकार, एक संपत्ति का अधिकार, तीसरा जीवन का अधिकार। यानी कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार में दोनों अधिकार समाहित है। जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, दोनों अधिकार संपत्ति में समाहित है, तो संपत्ति छीननी नहीं चाहिए। तो इसी तरह से रॉबर्ट नाजिक भी कहते हैं कि किसी की संपत्ति को छीना, जो व्यक्ति संपत्ति को अपने मेहनत से बनाया है, अपने खून पसीने से बनाया है, तो राज उसको छीन नहीं सकती है, राज उसको छीन नहीं सकती है। यह गलत तरीका है कि किसी की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, क्योंकि वह अपने संपत्ति को कैसे बनाता है? अपने खून पसीने से बनाता है, मेहनत करके बनाता है, परिश्रम करके बनाता है। तो उसके संपत्ति को लोगों में बांटना उचित नहीं है। सबको चाहिए कि परिश्रम करे, श्रम करे। तो वह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से संपत्ति कमाता है, गलत तरीके से राज के कानून का उल्लंघन करके संपत्ति कमाता है, तो राज के द्वारा उस पर दंड लगाया जा सकता है, उस पर जुर्माना
लगाया जा सकता है, लेकिन किसी की संपत्ति को छीना नहीं जा सकता है। वहीं यह अराजकतावाद का समर्थन करता है, वह राज्य को केवल एक रात्रि का पहरेदार मानता है। रात्रि का पहरेदार वह कहता है कि यह राज्य क्या है, एक नाइट वॉचमैन की तरह से है, नाइट वॉचमैन की तरह से है, नाइट वॉचमैन की तरह से है, यह नाइट वॉचमैन की तरफ से है। और राज की भूमिका जो होनी चाहिए वह किसकी होनी चाहिए, राज की भूमिका कैसी होनी चाहिए, राज की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए, रात के पहरेदार की तरह से होना चाहिए। जिस तरह से एक जो वॉचमैन होता है वह रात भर जागता है, रखवाली करता है, घर की रखवाली करता है कि कहीं चोर डाकू जो घर में न घुस जाएं, तो इसी तरह से राज भी रहता है कि राज्य पब्लिक को या व्यक्ति को सभी प्रकार के अधिकार दे देने चाहिए, सुविधाएं दे देना चाहिए, लेकिन उनके विकास के संबंध में किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं करना चाहिए। राज्य को देखना चाहिए कि कौन कितना विकास कर सकता है। इस तरह से रॉबर्ट नाजिक संपत्ति के उचित अभिग्रहण और स्वैच्छिक विनिमय पर प्रतिबंध लगाने का एक ही आधार युक्त समझता है। यानी कि लोग जो संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं, संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, या लोगों का जो आपसी लेन देन होता है, उस पर एक ही आधार है प्रतिबंध लगाने का। वह क्या आधार है कि दूसरों को समस्याएं न हो। यानी कि व्यक्ति यदि संपत्तिवान है और दूसरों से लेन देन करता है या संपत्ति अर्जित करता है, और उस संपत्ति के अर्जन से या आपसी लेन देन में दूसरों को प्रॉब्लम होती है, राज्य को प्रॉब्लम होती है, राज्य को समस्याएं उत्पन्न होती है, अन्य व्यक्ति को समस्याएं होती हैं, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रॉबर्ट नाजिक और जॉन रॉस दोनों ने न्याय का सिद्धांत विकसित किया है। जहां जॉन रॉस कहता है अपने न्याय सिद्धांत में, वह निर्धनों को, जरूरतमंद व्यक्ति को सबसे पहले सहायता पहुंचाने की बात करता है। जॉन रॉस क्या कहता है, वह कहता है कि समाज में जितने भी निर्धन व्यक्ति हैं, जितने भी जरूरतमंद व्यक्ति हैं, उनको सारी सहायता देना चाहिए, उनको सारी, यानी कि उनके विकास के लिए सभी प्रकार की सहायता देना चाहिए, समानता उपलब्ध कराया जाना चाहिए, स्वतंत्रता अधिकार देना चाहिए, उनको विभिन्न प्रकार की सहायता भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वह अपनी योग्यता का विकास कर सके। योग्यता का विकास न कर सकें तो ये राज्य की जिम्मेदारी नहीं है। तो इसी तरह, लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट नाजिक जो है वह न्याय का ऐसा सिद्धांत विकसित करता है जिसमें कि निर्धन या सक्षम वर्ग का कोई अस्तित्व नहीं है, वह मर खप जाने की बात करता है। इसी तरह से हम A.F. हेयक का भी देख सकते हैं, हेयक का सिद्धांत भी देख सकते हैं। हेयक ने तात्विक या प्राकृतिक न्याय का खंडन किया है, तात्विक या प्राकृतिक न्याय का खंडन किया है, और इसने अपने न्याय का जो धारणा है उसका प्रतिपादन लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी में किया है। लॉ की इसकी पुस्तक क्या है, A.F. हेयक की लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी लॉ लेजिस्लेशन एंड द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। यह पुस्तक पब्लिश होती है 1976 में। A.F. हेयक की पुस्तक है। यहाँ हेयक कहता है कि हम जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वह सामाजिक न्याय की जो धारणा है वह क्या है, निरर्थक है। सामाजिक न्याय की धारणा निरर्थक है। हेयक कहता है कि न्याय वस्तुतः मनुष्य के आचरण की विशेषता है। कोई भी समाज न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण नहीं हो सकता। यह किसमें नीत होता है, यह व्यक्ति के आचरण में नीत होता है कि वह कैसा आचरण करता है। तो वह हेयक कहता है कि न्याय की तलाश जो है केवल एक प्रक्रिया का विषय है, जिसका उद्देश्य होता है, यह क्या, किसका विषय है, प्रक्रिया का, न्याय प्रक्रिया का। तो इस तरह से यह प्रक्रियात्मक न्याय की बात करता है। यह भी जॉन रॉस की तरह से, जॉन रॉस अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहता है। तो यहाँ पर A.F. हेयक भी अपने न्याय सिद्धांत को प्रक्रियात्मक कहता है कि यह प्रक्रिया का विषय होता है और इसका उद्देश्य होना चाहिए लोगों के स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, ताकि लोग अपना विकास कर सके, लोगों के स्वतंत्रता का बढ़ावा देना।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने ज्ञान के अनुसार, योग्यता के अनुसार अपने अपने हितों के साधन का समुचित अवसर मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। तो इस तरह से जो हेयक होता है वह बहुत अधिक न्याय का बहुत अधिक कॉन्सेप्ट नहीं करता है, वह राज की तरह से ही कहता है कि सबको अपनी योग्यता के अनुसार अपने साधन का, अपने हितों के साधन का, अपने हितों के लिए अधिकतम साधन का, इस तरह से यह रावण हेयक ज्ञानराज की तरह से भी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ज्ञान योग्यता के अनुसार अपने हित साधन का अधिकतम अवसर मिलना चाहिए। वह कहता है कि जब सारी वस्तुएं जो होती हैं वह सुविधाएं होती हैं, लाभ होते हैं, वह जब अयोग्य लोगों तक पहुंचेगा तो सामाजिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी। तो यानी कि जो लाभ का मानदंड क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। जैसे कि समाज में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं या जो पद होते हैं, जो पुरस्कार होते हैं, वह योग्य लोगों को नहीं मिल पाता है, तो इससे सामाजिक प्रगति रुक जाती है और जो योग्य लोग होते हैं वह लाभ से वंचित हो जाते हैं, जो अयोग्य लोग होते हैं उनको लाभ मिल जाता है। तो इसी तरह से रॉबर्ट नाजिक ने जो हकदारी का सिद्धांत विकसित किया है, उसने एक उदाहरण दिया है कि जैसे जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे कि वह बांसुरी का उदाहरण देता है कि बांसुरी है, बांसुरी हम किसको देंगे, जो बांसुरी बजाने वाला है उसको हम बांसुरी देंगे, न कि जो कि दूसरा वर्ग है जो बांसुरी बजाना नहीं जानता, हम उसको बांसुरी नहीं देंगे। तो इस तरह से जिसका जो हक है, जिसके लिए जो योग्य है, उसको उसके योग्यता के अनुसार, उसके पात्रता के अनुसार मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने न्याय की परिभाषा, न्याय के बारे में विभिन्न प्रकार से विश्लेषण दिया है। और वहीं हम मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करें, मार्क्सवादी सिद्धांत की हम बात करते हैं तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार न्याय क्या होता है, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। वादी सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का वितरण करना ही न्याय है, यानी कि जिसकी जितनी जो आवश्यकताएं हैं वह उसको प्राप्त हों। इसी तरह से समाजवादी सिद्धांत वो वर्गविहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। वह कहता है कि समाज में सभी अमीर गरीब ऊंच नीच सभी लोग समान हों, यानी कि सभी लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हों ताकि सभी लोगों का विकास हो सके। तो समाज हम विभिन्न सिद्धांतों को देख सकते हैं। तो इस तरह से यह हमने आज आपको न्याय के सिद्धांतों के बारे में बताया। न्याय से संबंधित जो विभिन्न विद्वानों की विचारधारा है, उन विचारधाराओं से अवगत कराया। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को न्याय के प्रकारों के बारे में बताऊंगा। यदि यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।